दोस्तों नमस्कार। हम लोग मराठा पढ़ रहे थे और मराठा के अंतिम फेज़ में द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप जानते हैं 7 भाग हो गए, ठीक है। और आज के ये दोनों युद्ध हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो इनसे जुड़ी बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना, विचार हैं, उनको भी देखेंगे। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। 1761 में माधवराव पेशवा बना। पानीपत के युद्ध में हुई क्षति को पूरा करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया, सफल भी रहा और मराठों का सर फिर से ऊंचा किया माधवराव ने। लेकिन 1761 से 72 बहुत कम समय मिल पाया उसको, योग्य था, जल्दी मृत्यु हो गई उसकी। नारायण राव पेशवा बने, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लालच में नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद को पेशवा घोषित किया। कुछ ही दिनों के अंतराल में नारायण राव की विधवा गंगाबाई, जो कि गर्भवती थी, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। अब पेशवाओं में वंशानुगत नियम था, तो उसी बालक को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने माधवराव द्वितीय अथवा सवाई माधवराव या माधवराव नारायण, ज़्यादा पॉपुलर माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव की योजना दरी की दरी रह गई, लेकिन वो ठान लिए थे कि अब हम पेशवा तो बनेंगे ही। चले गए अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से, अंग्रेज़ों की शरण में चले गए। बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज़ों से सूरत की संधि की। अंग्रेज़ों को मौका मिल गया मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और परिणाम क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आप देखें 1782, 75 से 82 के बीच सूरत की संधि। 1775 में युद्ध भले 1778 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में नाना फडणवीस, जो कि पेशवा माधवराव द्वितीय के शासन संचालन में सहायता के लिए बनाई गई थी, पूना में 12 भाई काउंसिल या पूना संरक्षक समिति के हेड, पूना दरबार के हेड नाना फडणवीस ने इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, है ना। ऐसे थोड़ी नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कह दिया जाता है। किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली। यूरोपियों ने ही कहा है, बहुत कूटनीति में माहिर। अब बालक माधवराव द्वितीय नाना फडणवीस के कठोर नियंत्रण से तंग आकर के 1795 के अंत में आत्महत्या कर लेता है। छत से कूद करके आत्महत्या कर लेता है माधवराव द्वितीय। तब फिर राघोबा के पुत्र, कोई था नहीं, माधवराव द्वितीय खुद ही बालक था, उसका कोई पुत्र नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में राघोबा का पुत्र था वही रघुनाथ राव, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसी राघोबा के पुत्र कौन? बाजीराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त किया पूना संरक्षक समिति ने, ठीक है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में। किसे नियुक्त किया गया? राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त किया गया, जो 1796 से 1818 के बीच रहते हैं पेशवा। और इन्हीं के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, दोनों युद्ध लड़े जाते हैं। इनका बाप था राघोबा, जो पेशवा की गद्दी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की शरण में गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन उधर आप पढ़े हैं, मैंने कहा था देखिए पिछले लेक्चर देखते जाइए, तभी बेहतर समझ में आएगा, नहीं फिर बहुत दिक्कत होगी आपको, जो भी वीडियो लेक्चर पिछले हैं। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि बाजीराव द्वितीय के समय ये 2 घटनाएं हुई, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम एक एक करके इन दोनों घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इनके पिता राघोबा
गए थे अंग्रेजों की शरण में पेशवा की गद्दी प्राप्त करने के लिए, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बाप के गुण बेटे में होते ही है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी कभी कभी बाप के गुण बेटे में आ जाते हैं। तो उन्हीं राघोबा के बेटे थे बाजीराव द्वितीय। फिर ये अंग्रेजों को मौका देंगे और ये भी भाग कर जाएंगे अंग्रेजों की शरण में। बसीन की सहायक संधि करेंगे बेलेजली के साथ। क्यों? तो परिणाम क्या? दोबारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका अंग्रेजों को मिलेगा। परिणाम क्या होगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कैसे हुआ देखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली, ठीक है, और इसकी नीति है सहायक संधि की नीति। तो इस युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि वेलेजली के गवर्नर जनरल बनकर आने के बाद शुरू होती है। एक्चुअली में वेलेजली के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने मैसूर विजय की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध याद करिए, 1799 में जीता था वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने। जब मैसूर जीत लिया और मैसूर विजय में मराठों की अहम भूमिका रही, तो फिर मराठों की अब ज़रूरत क्या थी? अब मराठे ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि मराठों को हरा देते तो फिर भारत में बहुत आगे बढ़ जाते अंग्रेज। उसी दिशा में वेलेजली कदम बढ़ाएगा। तो ये भारत में अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजी कंपनी का जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है, उसमें विस्तार करने के उद्देश्य से कौन सी नीति अपनाई? सहायक संधि की नीति, ठीक है। कौन सी नीति? सहायक संधि की नीति अपनाई। और सहायक संधि का प्रस्ताव बार बार मराठों के सामने रख रहा है। भाई ये सहायक संधि क्या थी, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी मराठा सरदार 1802 के पहले ये सहायक संधि स्वीकार नहीं करता। ये कई बार क्वेश्चन आया गया, कौन सी भारतीय शक्ति है जिसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी, है ना मित्रों। आप जानते हैं हैदराबाद का निजाम 1795 में खरदा के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था और लगातार पराजित ही होता रहा था, कभी मराठों से जीता नहीं था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसी को अंग्रेजी सेना की सहायता की ज़रूरत थी और मराठे तो लगातार हराए थे उसे। तो जब वेलेजली आया कि भाई किसी भी भारतीय राजा महाराजा को हमारे सैन्य सहायता की ज़रूरत हो तो बाकायदे आए हमारे पास और संधि करे, है ना। तो दौड़कर सबसे पहले कौन गया? हैदराबाद का निजाम। 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी। मराठों में आप देखेंगे खुद पेशवा ने सबसे पहले सहायक संधि कर ली 31 दिसंबर 1802 को। किन परिस्थितियों में की, क्यों की? बसीन की सहायक कहाँ पर की थी? संधि का नाम स्थान के नाम पर बसीन में की थी। कैसी संधि थी? सहायक संधि, है ना। सहायक संधि में होता क्या था कि जो भारतीय राजा जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता की ज़रूरत होती, अगर ये संधि करता वेलेजली की, तो उसके राज्य में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी जाती, एक रेजिडेंट तैनात कर दिया जाता। अंग्रेजी सेना सहायता के लिए होती उस भारतीय राजा की, और रेजिडेंट यानी राजदूत उसके विदेश मामलों पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि फिर किसी दूसरी शक्ति से वो सैन्य समझौता या कोई किसी तरह का समझौता, कूटनीतिक संधि नहीं कर सकता था अगर अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली किसी भारतीय शक्ति ने, ठीक है। तो फिर उसके राज्य में जो सेना और रेजिडेंट नियुक्त किया जाता, उस रेजिडेंसी और सेना का खर्च भी उसी भारतीय राजा को देना पड़ता, ठीक है ना। आपको लगेगा चलिए ठीक है, लेकिन सोचिए इसका परिणाम क्या हुआ इस सहायक संधि का। जो भारतीय राजा वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करता है ना, उसके राज्य में जो अंग्रेजी सेना तैनात की जाती, ठीक है, तो एक तो उसकी निजी सेना होती और दूसरा अंग्रेजी सेना।
इसमें सबसे खराब बात क्या थी, जो अंग्रेजी सेना तैनात की जाती उस भारतीय राज्य में, उस सेना की तादाद कितनी होगी वो भारतीय राजा नहीं बताएगा, वो अंग्रेज तय करते थे कि आपको कितने सैनिक रखने हैं अपने राज्य में, कितनी सैनिकों की सहायता चाहिए। अरे भाई देख लीजिए, जो संधि कर रहा है वो बताए भाई कि हमें कितने सैनिकों की जरूरत हो। तो बताता कौन था? अंग्रेज बताते थे कि आपको हम इतने सैनिक आपके राज्य में रखेंगे, इनका खर्च आपको देना है। मुफ्त में सेना अंग्रेजों की पलती बढ़ती। ठीक है, अच्छा, सेना की तादाद लगातार बढ़ाई जाती, सेना की तादाद लगातार बढ़ाई जाती तो खर्च बढ़ता। अब अंग्रेजी सेना तो भंग नहीं कर सकता वो भारतीय राजा, तो क्या अपनी निजी सेना भंग करता, चला जाता। तो फिर परिणाम क्या होता? अंग्रेजी सेना पर उस भारतीय राजा की डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ती चली जाती। नहीं, इसके अलावा आप देखें कि सेना की तादाद लगातार उस राज्य में बढ़ाई जाती तो उस सेना का खर्च उसी राज्य को देना था, तो खर्च भी बढ़ता चला जाता। जहाँ तक संभव होता वो भारतीय राजा अपने राजकोष से देता, और जब राजकोष खाली हो जाता तो अपने राज्य का भूभाग नकद के बदले देना शुरू करता। धीरे धीरे पूरे राज्य पर, उस भारतीय राज्य पर अंग्रेजों का होल्ड हो जाता है ना। तो ये थी सहायक संधि, जिसके माध्यम जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विस्तार में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैंने कहा भले ही बेलेजली 1798 में आए, लेकिन 1802 के पहले किसी भी मराठा शक्ति ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। सबसे पहले पेशवा ने बसीन की सहायक संधि स्वीकार की 31 दिसंबर 1802 को। कैसे, किन परिस्थितियों में, क्यों? ठीक है, ये बहुत अयोग्य था। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय, बहुत ही अयोग्य था। ठीक है, अयोग्य था, अदूरदर्शी था। आप जानते हैं तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा राजतंत्र के स्थान पर मराठा राज्य संघ अस्तित्व में आ चुका था। और मराठा राज्य संघ का प्रधान है, हेड है पूना का पेशवा। ठीक है, अयोग्य था, दूरदर्शी था, लेकिन अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाया जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहे। उनका इतना प्रभाव था कि उनके नियंत्रण में बना रहा पूरी तरह शुरुआत में। लेकिन मैं बता दूं, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। कब? 1800 ईस्वी। और नाना फडणवीस की मृत्यु पर कर्नल पामर ने स्टेटमेंट दिया है। क्या लिखा है कर्नल पामर ने? सुनिएगा, आईएएस मेंस में पूछा गया है यही स्टेटमेंट। नाना फडणवीस की मृत्यु पर कर्नल पामर ने लिखा है, इस मराठा नेता की मृत्यु के बाद मराठों की सारी सूझबूझ और उनका सयानापन समाप्त हो गया। इस मराठा नेता की मृत्यु के बाद मराठों की सारी सूझबूझ समाप्त हो गई, उनका सयानापन समाप्त हो गया, है ना। टिप्पणी कीजिए, 200 शब्द में लिखिए, फुल क्वेश्चन लिखिए। अब तो सब 200 शब्द में सिविल मेंस में आ रहे हैं, है ना। वो एकदम ट्रेंड चेंज हो गया है, इसलिए थारोली प्रीलिम्स की तरह इतिहास अगर पढ़ते हैं जो लोग सिविल वगैरह देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर नहीं होता, वो प्रोफेशनल एटीट्यूड से अंतर किया जाता है। इतिहास एक है, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए, तो नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद इनकी अयोग्यता और अदूरदर्शिता सामने आई। किसी का नियंत्रण रहा नहीं इन पर। अच्छा, पूना प्रमुख थे, ये पूना दरबार के प्रमुख नाना फडणवीस। तो 2 सरदार थे जो महत्वपूर्ण थे। गायकवाड़ तो आप जानते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ तो
सहायक संधि में बंध जाते हैं, बचते हैं होलकर, भोसले और सिंधिया। तो बाद में बन जाते हैं, उनका गायकवाड़ का अंग्रेजों से झुकाव रहता है। इस संधि के बाद जैसे पेशवा स्वीकार कर देता तो गायकवाड़ भी अंग्रेजों के शरण में चला जाता है, लेकिन कभी सिंधिया और भोसले और होलकर ये सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार करेंगे। देखते हैं। तो देखिए, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद अयोग्य पेशवा बाजीराव द्वितीय पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा और साथ ही इनकी मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना दरबार में प्रमुखता प्राप्त करने के लिए, यानी पूना प्रमुख पद प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार कौन, सिंधिया एवं होलकर आपस में लड़ने लगे। तो संघ के सरदार है ना, जबकि जो संघ का प्रमुख है मराठा राज संघ कौन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। यदि उसके संघ के सरदारों में मनमुटाव है, झगड़ा होता है, तो बाजीराव द्वितीय को चाहिए कि इनके बीच झगड़ा दूर करें, मनमुटाव दूर करें। लेकिन बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया और होलकर के बीच चल रहे झगड़े में किसका पक्ष लिया, सिंधिया का। उसने सोचा सिंधिया ज़्यादा पावरफुल है ना, और क्यों ना हो, सिंधिया लगातार अपना महत्व बढ़ा दिया था। पूना दरबार में नाना फडणवीस के बाद मराठा संघ के सरदारों में दूसरा स्थान ग्वालियर के सिंधिया का था। तो पेशवा ने किसका पक्ष लिया, सिंधिया का। और पक्ष ही नहीं लिया, होलकर का भाई था विट्ठोजी, विट्ठोजी, उसकी हत्या भी करवा दी। किसने, पेशवा ने। यानी नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना प्रमुख पद के लिए सिंधिया और होलकर आपस में संघर्षरत हो गए। पेशवा ने सिंधिया का पक्ष लिया और होलकर के भाई विट्ठोजी की हत्या भी करवा दी। अतः होलकर ने नाराज होकर सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को, सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को होलकर ने किस स्थान पर, हृदय सर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। किसने, होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हृदय सर नामक स्थान पर पराजित कर पूना की गद्दी पर अधिकार कर लिया, है ना। पूना पर अधिकार कर लिया होलकर ने, और पूना की गद्दी पर होलकर ने बैठाया किसको, अमृतराव के पुत्र विनायक राव को। होलकर ने पूना की गद्दी पर अमृतराव के पुत्र विनायक राव को बैठाया। अमृतराव राघोबा का दत्तक पुत्र रहा था। अब पूना की गद्दी चली गई होलकर के कब्जे में, होलकर विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठा दिए। तब ये क्या करें, फिर से पूना की गद्दी यानी पेशवा पद प्राप्त करने के लिए चले गए किसकी शरण में, वेलजली की। और 31 दिसंबर 1802 को बसीन में सहायक संधि स्वीकार कर ली, है ना। और इस संधि पर टिप्पणी करते हुए, ये कितना अयोग्य था देखिए, गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेजली की भाई आर्थर वेलेजली ने क्या लिखा है कि ये बसीन की संधि एक बेकार आदमी, नाकारा आदमी के साथ की गई संधि थी। किसकी टिप्पणी है, आर्थर वेलेजली की, ठीक है। जीएस सरदेसाई ने क्या लिखा है, जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि बसीन की संधि से शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत हो गया। यानी इस बसीन की सहायक संधि करके किस प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने न केवल अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक मामलों में दोबारा हस्तक्षेप का मौका दिया, बल्कि मराठा राज संघ के आंतरिक और विदेश मामले अंग्रेजों के हाथ में गिरवी रख दिए। देखिए कैसे
शर्तें देखिए बसीन की संधि, महत्वपूर्ण बातें क्या। पूना राजधानी है, सतारा से पूना कर दी गई थी, तो पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय की सहायता के लिए पहली शर्त 6000 सैनिकों की सेना और प्लस पूना में अंग्रेज रेजिडेंट राजदूत, अरे आज नहीं दूतावास, अमेरिका का दूतावास है ना, ब्रिटेन का दूतावास भारत में है, तो ऐसे 6, उस समय की बात अलग थी, 6000 सैनिकों की सेना और 1 रेजिडेंट पूना में तैनात किया जाएगा। ठीक है, जो 6000 सैनिक होंगे वो पेशवा की सहायता के लिए होंगे, और जो रेजिडेंट या राजदूत होगा वो मराठा राज संघ के विदेश मामलों पर नज़र रखने के लिए होगा, है ना, क्योंकि शर्त शामिल होती थी कि ये संधि करने के बाद फिर अब पेशवा किसी दूसरी शक्ति से कोई संधि या समझौता नहीं कर सकता। तो अब देखें दूसरी बात, इस सेना और रेजिडेंसी का खर्च भी पेशवा को देना होगा, और वो खर्च निर्धारित किया गया था 26 लाख रुपए वार्षिक। कितना निर्धारित किया गया था? 26 लाख रुपए वार्षिक वो खर्च निर्धारित किया गया था। सोचिए, ठीक है। उस वार्षिक खर्च के बदले क्या दिया पेशवा ने? उस वार्षिक खर्च के बदले गुजरात प्लस नर्मदा और ताप्ती के बीच के प्रदेश प्लस तुंगभद्रा नदी के निकटवर्ती प्रदेश। देखिए अंग्रेज मराठों से भारत धीरे धीरे कैसे जीत रहे हैं, है ना। अभी तो आपने देखा था कि मुगलों के पतन के बाद मराठे कैसे भारत पर बाजीराव प्रथम के बाद से आगे बढ़ रहे हैं, और जब भारत को मराठे भारत के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लेंगे तो अंग्रेज अब कैसे मराठों से भारत को जीत रहे हैं। ठीक है, 6000 सैनिकों की सेना, रेजिडेंट जिसका खर्च 26 लाख रुपए वार्षिक, है ना, बस इनकी सहायक संधि के बाद, उसके बदले गुजरात नर्मदा ताप्ती के बीच के प्रदेश, तुंगभद्रा के निकटवर्ती प्रदेश दिए। ठीक है, एक और शर्त शामिल थी बसीन की संधि में कि निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा संघ के सरदार रहे बड़ौदा के गायकवाड़ के मामले में पेशवा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अंग्रेजों के आश्रित थे। अंग्रेज इन्हें अपना मित्र बताते थे, अंग्रेजों की शरण में थे। बहरहाल जब खुद मराठा राज संघ के प्रमुख पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो बेलेजली ने क्या कहा सभी संघ के सरदारों से कि चूंकि आपके प्रमुख हैं, आपके राजा हैं, राज्य संघ के हेड हैं, पेशवा ने स्वीकार कर ली, इसलिए संघ के सारे सदस्यों पर ये सहायक संधि समान रूप से लागू होती है। सबको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, रेजिडेंट रखना पड़ेगा। मराठा सरदार इस पर राजी नहीं हुए, यानी मराठा संघ के सरदारों द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से क्या किया गया? इनकार कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी सेना से मराठों के बीच युद्ध शुरू होगा, जो क्या होगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी सेना से युद्ध, तो 3 शक्तियां बची थी। गायकवाड़ तो गए, कौन? सिंधिया, भोसले, होलकर। तो मराठा सरदारों ने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन शुरू में होलकर और सिंधिया के बीच क्या था? 36 का आंकड़ा अभी मैंने बताया। तो होलकर में शुरू में मराठा सरदार होलकर तटस्थ रहा, ठीक है, तटस्थ रहा, और केवल सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। ये युद्ध 2 मोर्चों पे लड़ा गया। उत्तर भारत में सिंधिया प्रभावशाली थे, और उत्तर भारत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? लॉर्ड लेक ने। दक्षिण भारत में भोसले प्रभावशाली थे, नागपुर के भोसले, और दक्षिण भारत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मराठों के विरुद्ध, यानी भोसले के विरुद्ध किसने? आर्थर वेलेजली ने।
ठीक है। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, किस कारण से हुई? 13 अगस्त 1803 को आर्थर वेलेस्ली द्वारा अहमदनगर पर आक्रमण किए जाने से युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन युद्ध का कारण क्या है? बसीन की सहायक संधि। ठीक है, मराठा सरदार संघ के सरदारों द्वारा सहायक संधि अस्वीकार कर देना, ये युद्ध का कारण। कौन सी घटना है जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ? 13 अगस्त 1803 को आर्थर वेलेस्ली ने अहमदनगर के पर आक्रमण करके युद्ध का प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद उत्तर भारत में क्या हुआ समझिए। उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने मथुरा आगरा पर अधिकार करने के बाद दिल्ली की लड़ाई में सिंधिया की सेना को पराजित कर, है ना, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली की लड़ाई में सिंधिया की सेना को पराजित कर सितंबर 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, सितंबर 1803 में। फिर इसके बाद लसवारी एक प्लेस है, लसवारी की लड़ाई में, लसवारी के युद्ध में नवंबर 1803 में हुए लसवारी के युद्ध में लॉर्ड लेक ने सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया। लसवारी का युद्ध। ठीक है, उधर दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली ने अरगांव के युद्ध में, किस युद्ध में? अरगांव के युद्ध में पूरी तरह किसे पराजित कर दिया? निर्णायक रूप से भोसले की सेना को निर्णायक रूप से पराजित हो गया, कर दिया। ठीक है, और 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि करने के लिए भोसले को मजबूर कर दिया। और इस देवगांव की संधि के तहत मराठा संघ के सरदार भोसले ने बालासोर, कटक, दोनों उड़ीसा में है ना, बालासोर व कटक सहित समस्त वर्धा नदी के पश्चिमी प्रदेश अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। किसने? भोसले ने। किस संधि के तहत? देवगांव की संधि के तहत। और नागपुर में एल्फिंस्टन को रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। यानी नागपुर में किसको नियुक्त किया गया रेजिडेंट? देवगांव की संधि के तहत एल्फिंस्टन को। फिर 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि करने के लिए सिंधिया को मजबूर किया। और सिंधिया से अंग्रेजों ने क्या प्राप्त किया? सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना दोआब सहित जयपुर, भरतपुर, अलवर तथा गोहद जिले प्रदान किए। और ग्वालियर में जॉन मैल्कम को रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। किसे? मैल्कम को। अब जब सिंधिया और भोसले दोनों हार गए तो बचे थे कौन? होलकर। शुरू में तो अंग्रेज होलकर को पुचकार रहे थे कि ये तीनों एक ना हो पाए, डिवाइड एंड रूल हर जगह अप्लाई किए अंग्रेज। लेकिन जब दोनों हार गए तो अप्रैल 1804 में होलकर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर से संघर्ष प्रारंभ। ठीक है, होलकर और अंग्रेजी सेना के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया अप्रैल 1804। कोटा के निकट, कोटा राजस्थान में है, कोटा के निकट मुकुंदरा घाटी। कौन सा? मुकुंदरा घाटी।
कोटा के निकट मुकुंदरा घाटी के युद्ध में अंग्रेजी सेना से होलकर पराजित हुआ और भाग कर गया पंजाब। क्यों गया पंजाब की ओर? रणजीत सिंह से सैनिक सहायता लेने के उद्देश्य से, लेकिन होलकर को सफलता नहीं मिली। रणजीत सिंह ने सैनिक सहायता नहीं दी और पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए रणजीत सिंह ने एक कदम उठाया था। और इसी दौरान लॉर्ड वेलेजली वापस लंदन लौट गया और लॉर्ड वेलेजली के स्थान पर कौन गवर्नर जनरल बनाए गए? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो। और जॉर्ज बार्लो ने होलकर को निर्णायक रूप से पराजित कर 30 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की संधि, कौन सी? राजपुर घाट की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया होलकर को। और इसी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब होलकर ने क्या क्या दिया अंग्रेजों को? बूंदी, टोंक, रामपुर सहित चंबल नदी के समस्त उत्तरी प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। ठीक है मित्रों, आप कहेंगे कि 4 संधियां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, संधियां बहुत पूछी जाती हैं इधर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 संधियां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में और 4 संधियां द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। पहली कौन है? बसीन की संधि। अब आपसे पूछा जाए किस संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ? राजपुर घाट की संधि। 4 दे दिया जाता है, 1 2 3 4 क्रम लगाने को दे दिया जाता। पहला दे दिया गया सुरजी अर्जुन गांव की, फिर दूसरा बसीन की, तीसरा राजपुर। क्रम से लगाइए संधियां, डेट नहीं पूछी जाती है, संधियां क्रम से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 4 विकल्प A B है ना, C D दे दिया जाए और पूछ लिया है निम्न में से कौन सहायक संधि नहीं थी? कौन सी नहीं थी? राजपुर घाट। क्यों, किसने की थी? बार्लो। और सहायक संधि किसकी नीति थी? वेलेजली की। ठीक है, तो राजपुर घाट की संधि सहायक संधि नहीं थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ये सब नज़ारा देख रहे थे, एक एक करके उनके संग के सरदार पराजित हो रहे थे और उनको वो हिल डुल नहीं सकते थे। गजब का नियंत्रण अंग्रेजों का उन पर। उन्हें ये लग रहा था कि मैंने जो भारी गलती की है सहायक संधि करके, तो अब ये सरदार मुझे छुड़वा लेंगे। लेकिन सरदारों की खुद अंग्रेजों ने सर एक एक करके सभी संघ के सरदारों को हरा दिया, तो बेचैनी बढ़ गई थी, है ना। बेचैनी बाजीराव द्वितीय की बढ़ गई थी और बेचैनी इनकी भी बढ़ गई थी कि आधा राज्य तो देना ही पड़ा है लगभग, है ना, बाकी ना चला जाए। तो फिर अब पेशवा क्या करेगा? हताशा में अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करेगा, गुप्त रूप से इन सब से संपर्क करेगा, कहेगा हम लोग एक महासंघ बनाएंगे, है ना, गुप्त, और मिलकर मुकाबला करेंगे। इतनी देर में बुद्धि आई इनको, है ना। एक आईएएस मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठों ने जीवंत शक्ति का परिचय देने का प्रयास किया था, है ना। वो जीवंत शक्ति यही थी कि ये मेल मिलाप की। पहले क्या था? आपसी विद्वेष, ईर्ष्या, यही ले डाला, है ना। अब कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताने से क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी थी। तो मित्रों, अब आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। कल हम लोग इसको पूरा करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठा पेशवाओं के अधीन प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य भी बता दूंगा, है ना। तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, है ना। जय हिंद, धन्यवाद।